तो अभिक्रिया की कोटि कंप्लीट कर ली थी हमने। अब है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालना अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? आणविकता का मतलब सीधे सीधे समझना है कि जहां पर हम जब कोटि की बात कर रहे थे, मैं क्या बोल रहा था कि जो पावर में घाते हैं वेग व्यंजक में, वो कोटि है। लेकिन साथ ही मैंने क्या बोला था वहां पर कि जो वो एक्स वाई जेड के मान है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक वाले मान नहीं है। मैंने क्या बोला था, जो कोटि है वो क्या है, तुम्हारा प्रायोगिक मान है, प्रैक्टिकल द्वारा निकाला गया है। तो कहने का मतलब जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणु प्रतिभाग कर रहे हैं। मतलब यहां पर जो अभिक्रिया की आणविकता निकाली जाएगी किसके द्वारा निकाली जाएगी? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक द्वारा। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है? अभिकारक अणुओं की जो मात्रा थी, वो द्रव्यमान भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है और मोल में भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अणु हैं, आणविकता होती है। अब यहां पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रासायनिक अभिक्रिया में सपोज दैट हमने जो है करवाई है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे अणु जो है वहां पर रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जैसे अभिक्रिया हो रही है, सपोज दैट मैंने जो है 50 ग्राम ए लिया, 100 ग्राम बी लिया, तो वहां पर ना हम ये नहीं बोल सकते कि 50 ग्राम पूरा कंप्लीट उत्पाद में चेंज होगा और वो 100 ग्राम भी पूरा कंप्लीट किस में चेंज होगा? उत्पाद में। मतलब ये जरूरी नहीं कि नई चीज वहां पर पूरी बने। वहां पर हो सकता है कि कुछ चीज क्या बच जाए, शेष बच जाए। मतलब कुछ पदार्थ क्या है, अभिक्रिया ना करे। सुन रहे हो? कुछ पदार्थ क्या ना करे, अभिक्रिया। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर देखना क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिन अभिकारक अणुओं के कारण उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उन्हीं अभिकारक अणुओं को लेना है। किसमें? आणविकता में। ये तो पता होगा कि अभिकारक अणु क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। जब टकराएंगे तो उनके जो पुराने बंध थे वो क्या होते हैं, टूटते हैं। टकराने के बाद नए बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए अभिकारक अणुओं की संख्या है वो, लेकिन कौन से अभिकारक अणु होने चाहिए? जो इफेक्टिवली वहां पर टक्कर कर सके, मतलब जिनके कारण वहां पर क्या हो सके, रासायनिक अभिक्रिया हो सके। मतलब अगर कोई पूछता है कि रासायनिक क्या बोलना है, अभिक्रिया की आणविकता क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए उन अभिकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या जिनका क्या है यहाँ पर, जिनका की अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए टकराना जरूरी है। क्योंकि जो टकराएगा आपस में, वहां पर बंध क्या होंगे, पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध का क्या होगा, निर्माण। ठीक है, नए बंध का क्या होगा, निर्माण। तो कह रहे हैं मतलब अगर सिंपल रखना है तो सिंपल क्या बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु थे। अगर प्रॉपर जाना है तो क्या बोलना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए उन अभिकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या जिनके कारण अभिक्रिया क्या होती है वहां पर, कंप्लीट हो, या फिर जिनके कारण क्या है वहां पर इफेक्टिव टक्कर हो, जिनके कारण। तो लिखना है इसमें अभिक्रिया की आणविकता क्या बोला, उन अभिकारक अणु, परमाणु और आयनों की संख्या जिनके कारण रासायनिक अभिक्रिया
क्या हो सके, पूर्ण हो सके। मतलब कुल मिला के क्या है, ये जो आणविकता है वो अभिकारक अणुओं की संख्या है। अब रासायनिक अभिक्रिया किन अभिकारक अणुओं के कारण कंप्लीट होगी, जो क्या करेंगे, तुम्हारे इफेक्टिवली एक साथ टकराएंगे। ठीक है, क्या बोला, अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए क्या है, अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए अभिकारक अणुओं का एक साथ टकराना आवश्यक है, एक साथ टकराना आवश्यक। एक साथ टकराना आवश्यक। अभिकारक अणुओं का जो टकराना होता है उसको संघट्ट सिद्धांत बोलते हैं। अभी आएगा ये आगे, कौन सा सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत। या फिर सिंपल रखना है तो यहां पर अभिक्रियाएं जो दो प्रकार की होती है, एक होती है सरल अभिक्रियाएं, एक होती है जटिल अभिक्रियाएं। क्या बोला, एक क्या होती है, सरल या मौलिक अभिक्रियाएं बोलते हैं उनको, जो एक ही पद में पूर्ण होती है। क्या बोला, एक होती है सरल अभिक्रियाएं, जो क्या होंगी, एकल पद वाली अभिक्रिया, मतलब एक ही पद में कंप्लीट होंगी। और जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, एक से अधिक पदों में पूर्ण, एक से अधिक पदों में पूर्ण। तो यहां पर जो अभिक्रिया की आणविकता परिभाषित होती है वो सरल अभिक्रियाओं के लिए होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं होती है। किसके लिए बोला मैंने, सरल अभिक्रियाओं के लिए। तो लिख सकते हो इसमें अथवा करके, सरल या फिर क्या बोल रहे हैं उसको, मौलिक अभिक्रियाओं और क्या बोला, ये कौन सी अभिक्रियाएं होती जो एक ही पद में क्या होती हैं, एक ही पद में पूर्ण। तो मौलिक अभिक्रियाओं में या फिर सरल अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या। करो इसको नोट। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो सरल अभिक्रियाओं के लिए, यानी कि एक स्टेप में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए क्या होती है, परिभाषित होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं होती। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है सरल अभिक्रियाओं में निकालते हैं, किस प्रकार से जटिल अभिक्रियाओं में निकालते हैं। इसके बाद देखो, जो जब हम अभिक्रिया की कोटि की बात कर रहे थे वो जीरो भी था, ऋणात्मक भी था, धनात्मक भी था और भिन्नात्मक भी था। लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4, मतलब कोई पूर्णांक, पूर्ण संख्या होगी, सॉरी प्राकृत संख्या। अरे पढ़ा होगा ना गणित में, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहां शुरू होती है, 0 से, और प्राकृत संख्याएं 1 से। तो मतलब जो अभिक्रिया की आणविकता है वो क्या होती है, प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या। जैसे क्या होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, जो अभिक्रिया की आणविकता है वो क्या हो सकती है, 1 2 3
इस तरीके से हो सकती है। अब देखो, जब किसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का केवल एक ही अणु भाग लेगा तो उसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? एक। तो उसको बोला जाता है एक आणविक अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं तो वहां पर आणविकता कितनी हो जाएगी? दो। उसको बोला जाएगा द्विआण्विक अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तीन अणु प्रतिभाग करते हैं तो आणविकता कितनी हो जाएगी? तीन। तीन का मतलब वहां पर कैसे हो गया? त्रिआण्विक अभिक्रिया। मतलब संख्या के आधार पर कि 1 2 3 कितने अभिकारक अणु प्रतिभाग कर रहे हैं, उस आधार पर यहां पर क्या होती है? अभिक्रिया की आणविकता होती है। तो लिखना है नीचे से, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है तो आणविकता कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? एक। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? एक आणविक अभिक्रिया। एक आणविक अभिक्रिया, एक आणविक अभिक्रिया ये होगी। लेकिन जब अभिक्रिया में अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, जब अभिक्रिया में अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं तो अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी? दो। आणविकता कितनी हो जाएगी? दो। और इसको क्या बोला जाएगा? द्विआण्विक अभिक्रिया, मतलब बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। द्विआण्विक अभिक्रियाएं, ठीक, द्विआण्विक अभिक्रियाएं। इसी प्रकार जब अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग लेंगे? तीन अणु, तो आणविकता कितनी हो जाएगी? तीन। और उस प्रकार की अभिक्रियाओं क्या बोला जाएगा? त्रिआण्विक। क्या बोला जाएगा? त्रिआण्विक। जब अभिक्रिया में अभिकारक के तीन अणु भाग लेते हैं तो आणविकता कितनी हो जाएगी? तीन। और इसको क्या बोला जाएगा? त्रिआण्विक अभिक्रिया। तो ये संख्या के आधार पर जो है अभिक्रिया की आणविकता है। संख्या के आधार पर क्या है? अभिक्रिया की आणविकता। इसके बाद देखो, इसके बाद समझते हैं कि सरल अभिक्रियाएं यानी कि मौलिक अभिक्रियाओं और जटिल अभिक्रियाओं में किस प्रकार से निकालते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो पहला लिखना सरल या फिर क्या? मौलिक अभिक्रियाएं। मेरे को ऐसा लग रहा है एक तो अब बाहर जाने वाले हैं परमानेंटली। इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सरल या मौलिक अभिक्रियाएं क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जो एक ही पद में पूर्ण होती है। सिंगल स्टेप में क्या होती है? कंप्लीट। तो एक पद में
पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण होती है। और यहां पर जो आणविकता का निर्धारण होता है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या से होता है। आणविकता का निर्धारण किससे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या से होता है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है इसमें। मान लो कोई हमारे पास रिएक्शन है, ए गिव्स क्या? पी। ए गिव्स पी। तो उदाहरण के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, कोई अभिक्रिया है, ए गिव्स पी। अब खुद बताओ, अगर मैं सवाल पूछूं यहां पर जो है आणविकता कितनी होगी इस अभिक्रिया की? अरे कितना अभिकारक अणु भाग ले रहा है? एक। कितना अभिकारक अणु भाग ले रहा है? एक। कहने का मतलब यहां पर आणविकता कितनी आ गई? आणविकता तो आ गई क्या? कितनी आ गई? एक। अब मैं अगर वेग व्यंजक से वही कोटि वाला फंडा चल रहा था, वेग व्यंजक लिखूंगा इसके लिए, तो वेग समानुपाती क्या आता था? मतलब जो वेग व्यंजक है वो क्या प्रायोगिक मान है, जहां से हम कोटि निकालते थे, पावर में जो डिजिट रहता था किसके? सांद्रता एक, और पावर में क्या आएगा? एक्स। वेग हटे, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, क्या लगता था? ए, और ए की पावर एक्स। मतलब यहां पर जो कोटि होगी वो क्या होगी? एक्स होगी। कोटि क्या होगी? एक्स। कोटि क्या आएगी? एक्स। अब खुद देखो, जो इसके आगे लिखा था एक है यहां, उसको वो क्या बता रहा है मैं आणविकता के बारे में कि एक अणु क्या कर रहा है वहां पर, उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और उसी एक अणु के कारण क्या हो रही है वहां पर? वो अभिक्रिया हो रही है। लेकिन जो हमारी कोटि है, वो कोटि कहां से ज्ञान करते हैं हम? प्रायोगिक मान है, वेग व्यंजक से निकालते हैं। जो वेग व्यंजक हम लिखेंगे उसकी पावर में जो आएगा, तो ये जो पावर वाला अंक होता है ये वाला नहीं होता। हालांकि 90% अभिक्रियाओं में ऐसा होगा कि वो बराबर आएगा, लेकिन यहां पर क्या है, जो ये पावर वाला है वो ये नहीं होता। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। क्या लिख दिया? एक्स। जैसे मान लो मेरे पास कोई अभिक्रिया है, NH4 NO2, ठीक है। इसका जब विघटन होगा तो ये किस किस में टूटता है? N2 प्लस, अरे 2 N2 और प्लस क्या? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। कितने जल बन जाएंगे? 2 2H2O। अब मैं इसके लिए अगर लिखता हूं तो यहां पर एक चीज बताओ, इसकी आणविकता कितनी होगी? अरे कितनी होगी आणविकता? एक होगी। 2 कहां है? एक ही तो है अभिकारक। मैंने क्या बोला, यहां पर आणविकता का निर्धारण अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या से। कितना अभिकारक अणु है इसके पास? एक। कहीं ये 2 लिखा है आगे? नहीं लिखा। ये तो 2 उत्पाद आया है, सुन रहे हो? तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? आणविकता कितनी हो जाएगी? एक। अब अगर हमें कोटि, साथ में कोटि भी बता रहा हूं मैं, तो पीछे था, अगर कोटि निकालनी है तो कोटि निकालने के लिए क्या लिखते हैं? वेग व्यंजक। तो वेग समानुपाती क्या हो जाएगा? सीधे वेग बराबर कर रहा हूं मैं क्या? K NH4 सांद्रता NO2 और पावर में क्या आएगा? X। अब यहां पर क्या होता है, जब इस अभिक्रिया के लिए प्रैक्टिकल द्वारा हम इस x का मान निकालने जाते हैं तो वो x का मान 1 ही आता है। कितना आता है यहां पर? x बराबर 1। मतलब कोटि भी कितनी है यहां पर?
एक। लेकिन मैंने क्या बोला, ये एक ये वाला मान नहीं है। कौन सा? ये जो एक है ये वाला मान नहीं, ये वाला मान क्या है? सैद्धांतिक मान। हालांकि लिख भी लेना, जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो क्या होती है? सैद्धांतिक मान होती है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान। और जो अभिक्रिया की कोटि थी वो क्या था? प्रायोगिक मान। अभिक्रिया की कोटि क्या था? प्रायोगिक मान, मतलब प्रयोगों के आधार पर निकाला गया था प्रायोगिक मान। तो मतलब ज्यादातर केस क्या आएंगे जहां पर अभिक्रिया की आणविकता होगी वो लगभग बराबर ही आएगी किसके? कोटि के। जैसे यहां पर आ गया, सुन लो, जब प्रैक्टिकल किया गया तो एक्स का मान कितना है निकल के? एक ही आया। जैसे दूसरी उसके लिए खुद करो तो, माना दूसरी जो है उदाहरण है a प्लस बी गिव्स क्या? p। अब मैं अगर इसके लिए निकालने जाता हूं a प्लस बी गिव्स p, और ये अभिक्रिया कैसी है तुम्हारी? मौलिक अभिक्रिया ही, मतलब एक स्टेप में होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर जब मैं इसके लिए अगर आणविकता लिखता हूं तो कितना आएगा? 2। कितने अभिकारक अणु? a और एक p है। आणविकता कितनी आ गई इसके लिए? 2। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोटि निकालनी है तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वेग व्यंजक निकालना पड़ेगा, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ का एक्सप्रेशन। तो वेग व्यंजक से क्या आएगा? वेग बराबर के सांद्रता a और सांद्रता b। पावर में क्या लिखूंगा? एक की पावर में x और दूसरे की पावर में y। x और y। अगर कोई बोलता है इसके लिए कोटि मतलब n बराबर क्या आएगा? x प्लस y। जो मान x का आएगा प्रैक्टिकल द्वारा, जो मान y का आएगा उसको जोड़ देना, क्या आ जाएगा? n का मान निकल जाएगा। अब जैसे यहां पर उदाहरण देखते हैं इसके लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है कि जैसे मैंने लिया, अभिक्रिया लेते हैं यहां पर 2HI गिव्स H2 प्लस I2। ये तो यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं सवाल पूछूं कि आणविकता कितनी है तो कितनी है आणविकता? 2 है। HI कितने हैं यहां पर? 2। मतलब अभिकारक अणु कितने आ गए? 2। तो आणविकता तो हो गई इसके लिए कितना? 2। आणविकता कितना आ गया? 2। लेकिन अगर कोटि निकालनी है तो कोटि निकालने के लिए क्या करूंगा? वेग व्यंजक लिखना पड़ेगा। वेग व्यंजक कैसे लिखूंगा? वेग बराबर के और HI की पावर में क्या आएगा? x आएगा। ये 2 नहीं लिखना है, HI की पावर में क्या आएगा? x। अब जब प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रैक्टिकल द्वारा इस x का मान निकाला जाता है तो x बराबर यहां पर निकल के आता है कितना? 2। मतलब कोटि कितनी है यहां पर? 2। और इसको नोट डाउन। क्या बोला कि जो सरल या मौलिक अभिक्रियाओं के लिए अगर हमें आणविकता निकालनी है तो वहां पर क्या होना चाहिए? कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए पहले। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है? जितने तत्व अभिकारक में उतने किसके पास होने चाहिए? उत्पाद के पास। उसके बाद उस संतुलित रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया में क्या करना है? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देखना है। मतलब कितने मोल या कितना ग्राम या कितना लीटर वहां पर क्या है? अभिकारक अणु। जैसे यहां पर क्या है? ये दिख रहा है, ये जो 2 है गुणांक में, ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। ये 1 है, ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। कहीं पर लिख देना संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में आणविकता के लिए
के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या देखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। आणविकता के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देखा जाता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो इसके बाद लिखो सरल अभिक्रियाओं के बाद क्या, जटिल अभिक्रियाओं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। सरल या मौलिक या एलिमेंट्री रिएक्शन कितने स्टेप में पूर्ण हो रही है, एक में। जटिल अभिक्रियाएं क्या होंगी, 2 या 2 से अधिक पद में पूर्ण होगी। कितने पदों में पूर्ण होगी, 2 या इससे अधिक पदों में पूर्ण होती, 2 या इससे अधिक पदों में पूर्ण होती है। क्या बोला, 2 या इससे अधिक पदों में कंप्लीट होगी। अब देखना, जैसे आणविकता निकाय यहां पर अगर एक स्टेप में अभिक्रिया कंप्लीट हो रही तो हम सीधे वहां पर जितने भी अभिकारक अणु होंगे उनका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक देखें, मतलब जितने भी संख्या में हो। लेकिन अब यहां पर ये 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण हो रही है अभिक्रिया, तो तब नहीं देख सकते। मतलब सपोज दैट जैसे हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया में समझा हूं किस तरीके से 2 है, जैसे मेरे पास है A + B गिव्स C है, A + B गिव्स क्या है, C। ये जो है तुम्हारी एक स्टेप में नहीं हो रही है, ये कितने पदों में होती है, जैसे 2 पदों में। कितने पदों में होती है, 2 पदों में। अब 2 पदों में देखना किस तरीके से होती है, क्या बोला, जैसे कितने पदों में होती है, 2 पदों में। 2 पदों में देखना, जैसे पहला स्टेप है कि A + B गिव्स D। ठीक है, A + B गिव्स D, मतलब D और प्लस मान लो C है। ठीक है, दूसरा जो अभिक्रिया होगी वहां पर D + C गिव्स, जैसे C आया, जैसे ही आया। अब मैं अगर ये मान, या फिर ऐसा कर दो इसको, मतलब इस अभिक्रिया के बराबर लाना है इसको। तो जैसे मैंने ये कर दिया कि D ने क्या दे दिया, C, तो यहां पर देखो प्लस D आया, गिव्स D + C आया, D इधर आएगा, D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या आ गया, A + B गिव्स। लेकिन अभिक्रिया कितने स्टेप हुई, 2 स्टेप। अब यहां पर क्या बोलोगे, किस अभिक्रिया के जो है अभिकारक के अणु लोगे, ऊपर वाली के लोगे कि नीचे वाली के, किस वाली के लोगे, क्यों, ऐसा नहीं होता है। सुन लो, यही तो यहां पर समस्या है कि ऊपर वाले नीचे वाले में क्या बिगाड़ा। सुन रहे हो, या तो ऐसा बोल लो कि टोटल निकाल लो। हाँ, अगर मुझे कोई पूछता है कि इसका जो ये प्रथम फर्स्ट स्टेप पे था, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ, जो हुआ फर्स्ट स्टेप में जो हुआ, इसमें अगर निकालना है जैसे, तो इसका निकाल सकता हूं मैं। कितनी आएगी इसकी आणविकता, 2, क्योंकि A 1 है और B 1 है, 2 आ गई। और इस स्टेप की भी क्या निकाल सकता हूं मैं, कितनी आएगी, 1। लेकिन इस ऑल ओवर की आणविकता नहीं निकाल सकता हूं। कारण क्या है कि ये 2 रिएक्शन को मिलाकर के बना है।
कौन सी रिएक्शन है जो 2 या इससे अधिक पदों में क्या हो रही है, कंप्लीट। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं कि यहां पर जो है जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा अभी पता चल जाएगा। कहने का मतलब यहां पर हम जो है जो तुम्हारे इंडिविजुअल स्टेप हैं, जिन स्टेप से क्या हो रहा है, जटिल अभिक्रियाएं बन रही है, जटिल अभिक्रिया की आणविकता हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टेप है उनकी आणविकता क्या की जा सकती है, निकाली जा सकती है। जो पद है जितने पदों में जैसे पूर्ण हो रही है, यहां पर लिखना है प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप की अलग से और सेकंड स्टेप की अलग से, लेकिन जटिल अभिक्रियाओं की कुल परिणामी आणविकता, मतलब ऑल ओवर रिएक्शन के परिणामी अभिक्रिया के लिए आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब परिभाषित नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब कि हमें जो है यहां पर जैसे इसके लिए दे रखा है, मैंने क्या बोला 2 स्टेप में हो रही है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि एक इसका उठाऊंगा और एक इसका उठाऊंगा और क्या बोलूंगा कि 2 आणविकता। अगर ये मौलिक अभिक्रिया होती, सरल अभिक्रिया होती, एकल पद में होती तो क्या कर देता, मैं सीधे बोल देता। लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, और 2 स्टेप को मिला करके बना है, तो 2 स्टेप को जब मिला करके बना है तो यहां पर हम क्या है, आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते। उन दोनों स्टेप की अलग अलग कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो लिखा, प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो जटिल अभिक्रिया की कुल परिणामी अभिक्रिया के लिए क्या आएगा, आणविकता, वो नहीं ज्ञात कर सकते। तो यहां पर मतलब क्या है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से क्या नहीं ज्ञात कर सकते हम, आणविकता। यहां पर क्या है, आणविकता स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं आणविकता बोलूं तो मेरे को नहीं है पता कितनी, सुन रहे हो, मतलब परिभाषित ही नहीं है वो, जैसे इस अभिक्रिया के लिए बोला मैं। तो अब यहां पर समस्या है कि इसकी जो है आणविकता कैसे निकालेंगे। तो इस समस्या का समाधान ये है कि जो जटिल अभिक्रिया है वो कितने स्टेप में हो रही है, 2 से अधिक या 2 स्टेप में है। तो जो यहां पर वेग निर्धारक पद होता है, मतलब जिसके कारण क्या होता है, रेट ज्ञात होता है, वही वेग निर्धारक पद जो है हमें आणविकता के बारे में बताता है। क्या बोला मैंने कि जो जटिल अभिक्रियाओं का वेग निर्धारक पद होता है, ठीक है, वही किस चीज के बारे में बताएगा, आणविकता के बारे में। अब जो वेग निर्धारक पद होता है वो धीमा पद होता है, मतलब 2 स्टेप होंगे, तो 2 स्टेप में से क्या होगा, एक स्टेप तेज गति से हो रहा होगा, मतलब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ऐसा होगा नहीं कि बराबर स्पीड से हो रहा होगा, एक ज्यादा तेज गति से, एक क्या है, धीमी गति से। तो वहां पर जो तुम्हारा वेग निकलेगा वो किसको देख के निकलेगा, जो धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि जब तक अभिक्रिया में वो धीमी गति वाला स्टेप नहीं पहुंचता तब तक अभिक्रिया क्या नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। इसको ना कुछ ऐसा उदाहरण समझो, जैसे तुम्हारे मॉर्निंग वॉक में जाते हो, तुम जाते हो, जैसे तुम चले गए, पापा चले गए, दादा चले गए, अब वहां पर बोला गया कि यहाँ भैरव मंदिर तक जाना है सुबह, तो अब तुम क्या हो, जवान हो, थोड़ा पापा क्या है तुमसे थोड़ा उम्र में, और दादा क्या है सबसे बुजुर्ग है, तो खुद बताओ तुम तीनों की जो स्पीड है वो एक जैसी होगी,
तुम क्या बिल्कुल स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा मतलब दादा के प्रति दया होगी तो तुम क्या करोगे, बीच में रुक भी जाओगे कि नहीं नहीं दादा नहीं आए, तो मतलब तुम्हारी स्पीड खुद ही क्या हो गई, फिर कम हो गई। हालांकि चलो स्पीड तुम्हें नहीं भी है दया, तुम सीधे भागते गए, तुम सीधे भैरव मंदिर में रुके, लेकिन क्या वहां पर जो है अभिक्रिया पूर्ण होगी? अभिक्रिया तो तब पूर्ण होगी जब सारे के सारे कहां पहुंच जाएंगे, भैरव मंदिर। तो कहने का मतलब क्या है कि दादा जब तक वहां पर नहीं पहुंचे तब तक अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो जो वहां पर तुम्हारा वेग निर्धारक पद है वो किस पर निर्भर कर रहा है, दादाजी पर, जो भी मतलब स्लो भागेगा। हो सकता है कि तुम्हारी स्पीड को भी स्लो कर दे, अगर तुम्हारे अंदर क्या होगा, थोड़ा बहुत होगा चलो दादाजी के साथ चलना, लेकिन ऐसा होगा कि मुझे जो है वहां फतेह हासिल करनी है, तब तो क्या है, जब तक दादाजी नहीं आएंगे। मतलब ऐसा समझे रिले रेस होती है, रिले रेस में इससे मतलब नहीं होता कि पहले बंदे ने कितनी रेस दबाई, इससे मतलब होता है कि जो 7-8 लोग हैं वो जो है लास्ट वाला बंदा जो है कब लास्ट फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है। जिस टीम का लास्ट वाला बंदा सबसे पहले पहुंचेगा उसी का क्या होगा, वो विजेता होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, वहां पर भी क्या हो रही है अभिक्रिया, एक ही स्टेप में हो रही नहीं हो रही है कि एक ने क्या किया, दूसरे को पास कराया एक स्टेप, दूसरे ने क्या किया, तीसरे को, तीसरे ने क्या किया, चौथे को, चौथे ने पांचवें, मतलब अलग अलग स्टेप में अभिक्रिया हो। तो जो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, अब ऐसा होगा नहीं कि सारे 6-7 लोग जो है बराबर स्पीड से भागते होंगे, कोई धीमी गति से भागता होगा, कोई तेज गति से भागता होगा। तो जो वहां पर वेग निर्धारक पद होगा वो कौन सा होगा, धीमा वाला पद, जो सबसे स्लोएस्ट है, क्योंकि जब तक वो धीमा पद वहां अभिक्रिया में नहीं पहुंच जाता है तब तक अभिक्रिया क्या नहीं होने वाली, पूर्ण नहीं होने वाली। तो लिख लेना जटिल अभिक्रियाओं के लिए वेग निर्धारक पद। जटिल अभिक्रियाओं के लिए वेग निर्धारक पद कौन सा होगा, धीमी गति से पूर्ण होने वाला पद, धीमा पद। कौन सा पद होता है, धीमा पद। और जो आणविकता निकाली जाएगी इसी धीमे पद में, देखिए धीमे पद में कितने अभिकारक अणुओं ने भाग लिया। जो आणविकता होगी यहां पर क्या होगी, आणविकता धीमे पद में किसके लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए बोल रहा हूं मैं, आणविकता लिख में लेना, किसके लिए, जटिल अभिक्रिया के लिए। आणविकता धीमे पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की क्या संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या। इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखो, जैसे मेरे पास है 2NO प्लस 2H2। एग्जाम्पल क्या है, 2NO प्लस क्या 2H2 और गिव्स क्या आएगा N2 प्लस H2O, लेकिन कितना 2H2। ये जो रिएक्शन ये कैसी अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया। और ये जटिल अभिक्रिया होती है 2 पदों में पूर्ण। कितने पदों में, 2 पदों में कंप्लीट होती है। तो अब खुद बताओ, क्या मैं इस अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया को देख के निकाल दूंगा आणविकता? अगर निकालना है तब तो मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पर 4 आ जाएगी। लेकिन मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो है जो ऑल ओवर रिएक्शन होती है वहां पर, जो ये पूरी परिणामी रिएक्शन दे रखी है, तो इसके लिए मैं आणविकता नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये कितने स्टेप को मिलाकर के बनी है, 2 स्टेप को। अब 2 स्टेप का जो है वहां पर वेग निर्धारक पद तो रहा होगा। अब यहां पर देखना ये अभिक्रिया किस तरीके से होती है। प्रथम पद में देखना, प्रथम पद में क्या होता है, जो 2NO है वो H2 से अभिक्रिया करता है। 2NO किससे अभिक्रिया करता है, H2 से, और यहां पर बना देता है N2 प्लस H2O2, N2 प्लस H2O2।
और जो ये प्रथम पद है ये धीमी गति से होने वाला पद है। कौन सा स्टेप है ये? धीमा पद। कौन सा स्टेप है? धीमा पद। द्वितीय स्टेप, सेकंड पद। इसमें क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर H2O2 बना है, ये H2O2 अभिक्रिया करेगा किससे? H2 से। किससे अभिक्रिया करेगा? H2 से। और जो ये वाला स्टेप होता है कौन सी गति से होता है? तीव्र पद होता है, तीव्र गति से। और यहां पर बना लेता है क्या? 2H2O। 2H2O। इन दोनों पदों को जब हम जोड़ेंगे, देखना यहां पर, यहां देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, कौन? H2O2। H2O2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा देखो 2NO आएगा, प्लस H2 प्लस H2 क्या हो जाएगा? 2H2। और गिव्स N2 प्लस 2H2। आ गया वही रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अब यहां पर अगर आणविकता निकालूंगा तो कौन सा स्टेप देखने में? धीमा पद। इस धीमे पद में कितने अभिकारक अणु है? टोटल 2 NO है और एक क्या है? H2। मतलब इस अभिक्रिया के लिए जो आणविकता हो गई कितनी हो गई? 3। अगर मैं ऑल ओवर देखता कितनी आ रही थी उससे? तो मतलब यहां पर क्या है, जो धीमी गति से होने वाला पद है, वेग निर्धारक पद है, किसको बताएगा वो? आणविकता को बताने वाला पद। ये जो वेग निर्धारक पद है ये किसको डिसाइड कर रहे हैं? यहां पर आणविकता को बताता है, आणविकता को बताता है। कहने का मतलब क्या है कि वेग जो लिखना है वो किसके लिए लिखना है? इसी अभिक्रिया के लिए लिखना है। किसका? धीमी पद से जो हो रहा है। यहां पर आणविकता कितनी आ जाएगी इसके लिए? अरे कितनी आ जाएगी? आणविकता आ जाएगी 3। सुनते हो? आणविकता कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा? जटिल अभिक्रिया में जो वेग निर्धारक पद होगा। मतलब इसके लिए अगर मैं वेग लिखता हूं तो वेग बराबर क्या आएगा? वेग बराबर आएगा K NO की पावर 2 और H2 की पावर 1। ठीक है। अगर वेग निकालना है, किस पर डिपेंड करेगा ये? जब तक ये धीमा पद वहां पर पहुंचता नहीं तब तक क्या अभिक्रिया पूर्ण नहीं होने वाली। इतना रखो इसको आज।